तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और आज हम बात कर रहे हैं वर्ष 2015 में लॉन्च की गई शासकीय योजनाओं के बारे में। तो कुल 10 योजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे और जानेंगे कि इनके डिटेल्स क्या हैं। इन योजनाओं को जिस तारीख को लॉन्च किया गया वो तारीख और जो मंत्रालय हैं, जिस मंत्रालय के तहत ये कार्य करते हैं उस मंत्रालय के बारे में। तो देखिए, जो सबसे पहला योजना है हृदय योजना, जो कि 21 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया। और इसके लिए जो मंत्रालय नोडल एजेंसी का कार्य करेगा वो है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय या शहरी विकास मंत्रालय। जबकि दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया। और जो इसके लिए मंत्रालय है वो है महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय। तीसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे कि 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया। और इसके लिए जो नोडल मंत्रालय है वो है वित्त मंत्रालय। चौथा स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे कि 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया। और इसके लिए जो मंत्रालय है वो है वित्त मंत्रालय। और पांचवा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया। ये भी वित्त मंत्रालय के नोडल एजेंसी का कार्य करता है इसके लिए। और छठवां है अटल पेंशन योजना, जिसे कि 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया। यानी कि 9 मई 2015 को 3 योजनाएं लॉन्च की गई थी, जिसमें अटल पेंशन योजना भी शामिल है और यह भी वित्त मंत्रालय के तहत आता है। और सातवां है स्मार्ट सिटी योजना, जिसे कि 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। और यह शहरी विकास मंत्रालय के नोडल यानी कि स्मार्ट सिटी योजना के लिए नोडल एजेंसी शहरी विकास मंत्रालय है। आठवां है अमृत योजना, जिसे कि 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। और ये भी शहरी विकास मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है। और डिजिटल इंडिया मिशन की बात कर लें तो डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके नोडल एजेंसी का कार्य करता है। और 10वां है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। और यह किसान कल्याण एवं कृषि मंत्रालय के नोडलत्व के बोलते हैं ना अपन, वही मतलब इसके लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है। और 11वां है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। और यह उद्यमिता एवं कौशल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो अब बात कर लें हम थोड़ी सी जो योजनाएं हैं इनके डिटेल्स के बारे में कि असल में है क्या, इनको क्यों लॉन्च किया गया। तो जैसे पहला है हृदय योजना, जो कि 21 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया। और इसके लिए अगर हम मंत्रालय की बात करें, जो नोडल मंत्रालय है तो वो है शहरी विकास मंत्रालय, इसका नोडल मंत्रालय है, या आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय। और हृदय योजना यानी कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, यानी कि विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, इस योजना का नाम है। और इस योजना को लॉन्च किया गया था कि जो देश भर में ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका संरक्षण किया जाए और उनके पुनरुद्धार का कार्य किया जाए। इसके लिए हृदय योजना को 21 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। और इस योजना में होता यह है कि ऐसे इमारतें और स्थलों का जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार किया जाता है जिन्हें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर चयन किया जाता है। ऐसी इमारतों का इसमें जीर्णोद्धार का कार्य किया जाता है। इसके अलावा इस योजना के तहत ऐतिहासिक इमारतों में जो कार्य किया जाता है उसमें शामिल हैं जल प्रबंधन,
साफ सफाई, ड्रेनेज सिस्टम, कचरा प्रबंधन, सड़क मार्ग का मेंटेनेंस करना और फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स, पर्यटन सुविधा केंद्र का विकास करना, बिजली सफाई आदि जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है हृदय योजना के तहत। और अगर हम बात करें तो कि हृदय योजना के तहत कितने शहरों का चयन किया गया, तो हृदय योजना के तहत 12 शहरों का चयन किया गया, जिसमें अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलकन्नी और वारंगल की ऐतिहासिक इमारतों का पुनरुद्धार किए जाने का कार्य किया जाएगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरी योजना की तरफ, जो कि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इसे 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था और यह महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य ये था कि जो देश में सेक्स रेशियो यानी कि जो लिंगानुपात की में महिलाओं की संख्या कम है उसको बढ़ाया जाए और ऐसा स्कीम लाया जाए कि जिससे लोग बेटियों को पालने में ज़रा भी संकोच ना करें। इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था और इसे लॉन्च किया गया था सबसे पहले हिसार, हरियाणा से। और इसका लक्ष्य ये था कि जो बालिकाओं हैं उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य में शामिल है। इसके अलावा लिंग आधारित चयन पर रोकथाम इसका एक लक्ष्य है। इसके अलावा बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का एक लक्ष्य है। इसके अलावा बालिकाओं को शोषण से बचाना और उनको सही गलत के बारे में अवगत कराना भी इस योजना का एक लक्ष्य है। और जो इसका एक अन्य उद्देश्य ये भी है कि शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना। तो इसलिए इसे लॉन्च किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को। और जो तीसरा योजना है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे कि वित्त मंत्रालय के द्वारा देखरेख किया जाता है और इसे 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। तो इसको असल में लॉन्च किया गया था कि सतत एवं समृद्धि तथा मूल्य आधारित व्यावसायिक संस्कृति का निर्माण किया जाए, ताकि देश में एक व्यावसायिक संस्कृति का निर्माण हो और ऐसे लोग जो रोज़गार में नहीं हैं रोज़गार से ज़्यादा जुड़ें। और इसमें मेन ये था कि 10 लाख रुपए तक का जो कर्ज है या लोन है उसके लिए योजना शुरू की गई थी। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इसमें जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, यानी इसमें कोई गारंटर नहीं चाहिए होता है। इस प्रकार का ये ऋण दिया जाता है। और इसमें जो ऋण प्रदान किए जाते हैं वो नॉन कॉरपोरेट क्षेत्र, जिसमें स्टार्टअप्स शामिल होते हैं, छोटे वेंडर शामिल होते हैं, छोटे निर्माण उद्योग शामिल होते हैं। इसके अलावा ऐसे छोटे एंटरप्रेन्योर शामिल होते हैं जिनका कृषि से संबंध ना हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्षेत्र जिनका कृषि से संबंध ना हो उनको प्रधानमंत्री योजना के तहत ऋण दिया जाता है प्रधानमंत्री योजना के तहत। अब अगर हम बात करें कि लोन कौन कौन प्रदान करता है, तो सभी व्यावसायिक बैंक, इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो, और MFIs यानी कि मॉनेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी कि मौद्रिक वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं इसमें, और NBFC यानी कि नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, इन सभी के द्वारा लोन प्रदान किया जाता है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की थोड़ी सी और बात कर लें तो इसके तहत 3 प्रकार के लोन प्रदान किए जाता है। पहला है शिशु, दूसरा है किशोर, तीसरा है तरुण। तो शिशु में क्या है कि 50,000 रुपये तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। और अगर हम बात कर लें किशोर की, तो किशोर में 50,001 रुपये से 5 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। जबकि जो तरुण योजना है प्रधानमंत्री योजना के तहत, उसमें 5,01,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं चौथी योजना की तरफ, जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
और इसे जैसा कि 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। और इसके लिए जो नोडल मंत्रालय है वो है वित्त मंत्रालय। अब बात कर लें इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। तो वो ये योजना 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के उन लोगों के लिए है जिनका किसी भी बैंक में एक खाता हो और उस खाते से स्वतः डेबिट सुविधा के जरिए प्रीमियम की राशि वसूल किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो योजना लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके तहत हर व्यक्ति को दुर्घटना या सहज मृत्यु पर रिस्क कवर मिलता है। इसके अलावा इस योजना में होता क्या है कि इस योजना के तहत 330 रुपये वार्षिक, यानी कि एक साल का जो प्रीमियम राशि है वो 330 रुपया होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो प्रतिदिन 1 रुपये से भी कम देने पर, यानी कि आप प्रतिदिन कटवाना चाहें वैसा करवा लें, या फिर ऐसा होता नहीं है तो आदमी साल में 330 रुपये जमा कर देता है। तो प्रीमियम की राशि देने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है। और इस योजना में होता यह है कि दुर्घटना अगर दुर्घटना के साथ साथ सामान्य मृत्यु पर भी बीमा की राशि मिलती है। इसलिए इसे लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, क्योंकि हर कोई नहीं लेना चाहता। तो सरकार ने कोशिश किया कि मतलब ऐसा एक सस्ता किया जाए जिससे लोगों को आसानी भी हो और कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा ये जो बीमा होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसमें जो बीमा धारक होता है, जो बीमा करवाता है, वो क्या करता है, अपने उत्तराधिकारी का भी चयन करता है कि मुझे कुछ हो जाने की दशा में ये पैसा किसे मिलेगा। और जिसको इस योजना से जुड़ना होता है तो क्या है कि उसको अपना जो बैंक खाता है आधार कार्ड से जोड़ना होता है। और इसके बाद क्या है कि हर साल 1 जून से पहले एक फॉर्म भरकर बैंक को देना होता है, तभी जाकर इस योजना का लाभ मिलता है। और इस योजना के तहत जो बीमा धारक होता है उसके परिवार को उसकी मृत्यु पर, बीमा धारक की मृत्यु पर, या तो वो मृत्यु दुर्घटना के कारण हो या स्वाभाविक मृत्यु हो, 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं 5वीं योजना की, जो कि है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसे भी 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया। वित्त मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। और ये सभी घोषणा कहाँ की गई थी? कोलकाता में, जो 9 मई वाले हैं, जिसमें अटल पेंशन योजना भी शामिल है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अगर हम बात कर लें तो ये एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है। इसमें क्या होता है कि दुर्घटना के समय मृत्यु या अपंगता होने पर बीमा राशि का क्लेम किया जा सकता है। और इसमें मृत्यु होने पर या पूर्णतः विकलांग होने पर 2 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि आंशिक तौर पर अपंग होने पर 1 लाख रुपए बीमा राशि प्रदान की जाती है। और इसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि जो प्रीमियम राशि है 12 रुपये प्रति वर्ष की न्यूनतम प्रीमियम राशि है, जिसके साथ ये कार्य करती है। और ये पैसा क्या है, उस व्यक्ति के खाते से स्वतः कट जाता है। और ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, तो इसके लिए आयु योग्यता की बात कर लें तो इसमें आयु योग्यता है 18 से 70 वर्ष। अब चलते हैं अगले योजना की तरफ, अटल पेंशन योजना, जिसे कि 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया। और इसके लिए जो जिम्मेदार मंत्रालय है वो है वित्त मंत्रालय। तो अटल पेंशन योजना में हुआ ये था कि अगस्त 2018 में इसको समाप्त कर दिया गया था, फिर से इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये अटल पेंशन योजना लाया गया, इसका लाने का वजह ये था कि जो असंगठित क्षेत्र हैं, यानी कि ऐसा कार्य समूह जो असंगठित है, यानी कि जिनको कभी काम मिलता है नहीं मिलता है, उनके लिए और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को पेंशन के लिए या वृद्धावस्था में जब आदमी जो सियाना हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो आय सुरक्षा, यानी कि आदमी क्या है जब 60 साल के बाद मजदूरी नहीं कर सकता, तो उनके लिए क्या है कि आय सुरक्षा के लिए इस योजना की शुरुआत की गई कि आप ठीक है काम कर रहे हैं, करिए, आप कुछ कुछ राशि इस खाते में जमा करिए और 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए लॉन्च किया गया था अटल पेंशन योजना। तो
जो ये योजना है अटल पेंशन योजना, इसको राष्ट्रीय पेंशन स्कीम तंत्र के माध्यम से पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रशासित किया जाता है। और इसमें जो योग्यता है कि किस आदमी के कौन कौन व्यक्ति इसमें हिस्सा ले सकते हैं या किन के लिए है, तो पहला तो यह है कि आपका अपना बैंक खाता होना चाहिए और उस बैंक खाते से स्वतः डेबिट के माध्यम से अंशदान होता है। और इस योजना में क्या है कि 18 से 40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक हिस्सा ले सकता है। और जो आदमी जितना लेट से इसमें शामिल होगा, यानी कि जो आदमी अगर 35 साल का है वो ले रहा है तो उसको ज़्यादा अंशदान करना पड़ेगा, जबकि जो शुरू में ही हो जाता है उसके लिए कम पैसा जमा करना पड़ेगा। और अगर हम बात कर लें कि अटल पेंशन योजना का लाभ क्या है, तो जब लाभ ये है कि 60 वर्ष पूरा हो जाने पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटेड पेंशन प्रदान किया जाता है। 1,000 से 5,000 का मतलब ये है कि 1,000, 2,000, 3,000 या फिर 4,000 या फिर अधिकतम 5,000 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन के तौर पर उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर जिस व्यक्ति ने अपना पेंशन के लिए फॉर्म भरा है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनमें से किसी एक को, यानी कि या तो उसके पति को या पत्नी को जीवन भर पेंशन की गारंटी प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो पेंशन जो अभिदाता है, यानी कि जो पेंशन जिसने स्कीम ले लिया है और उसके पति या पत्नी या फिर दोनों की जो मृत्यु हो जाएगी, तो जो नॉमिनी बचता है उसको पूरी पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है। तो ये एक बेहतरीन योजना है एक आम आदमी के लिए। और नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी योजना, जिसे कि 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया और इसके लिए जिम्मेदार जो नोडल मंत्रालय है वो है शहरी विकास मंत्रालय। तो स्मार्ट सिटी योजना लॉन्च किया गया था शहरों को बेहतरीन बनाने के लिए। स्मार्ट यानी कि बेहतरीन, इस टाइप वाला। तो अब स्मार्ट से ही शामिल मतलब समझ सकते हैं कि स्मार्ट यानी कि बेहतरीन, कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से किया जाए, तो इसको लॉन्च किया गया था। तो इसमें होता ये है कि स्थानीय क्षेत्र का ऐसा विकास किया जाए जिसमें तकनीकी का बेहतरीन उपयोग हो, जिससे स्मार्ट परिणाम मिले ताकि लोगों का आर्थिक विकास हो, इसके अलावा और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। और स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी एक ऐसा शहरी क्षेत्र है जहां सेंसर का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डेटा के माध्यम से वहां के संसाधनों का बेहतरीन आकलन किया जाए और उनका कुशलतम प्रयोग किया जाता है। ये स्मार्ट सिटी के तहत माना जाता है। और इसके अलावा अगर हम डाटा की बात कर लें कि किस किस डाटा का प्रयोग करते हैं, तो इस डाटा में क्या करते हैं कि जो नागरिक होते हैं उनका डाटा इकट्ठा करते हैं कि भाई कौन सा नागरिक कितने आय वर्ग का है और कौन सा मतलब कुछ लोग कहाँ जा रहे हैं काम करने, इस टाइप का डेटा इकट्ठा किया जाता है। और बहुत सारे मशीनों से जो उपकरणों से जो डेटा मिलते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। और जो परिसंपत्ति होते हैं उनसे जो डेटा मिलता है उसको इकट्ठा किया जाता है। और जो ये डेटा होते हैं इनका प्रयोग यातायात एवं परिवहन प्रणाली, यानी कि सड़क परिवहन के लिए यूज किया जाता है, विद्युत संयंत्र की स्थापना में उपयोग किया जाता है, फिर जल आपूर्ति नेटवर्क के लिए, यानी कि जल का लोगों के पास जल को कैसे पहुंचाएं इसका व्यवस्था किया जाता है, कचरे प्रबंधन पर ध्यान दिया जाता है, साथ ही साथ विधि परिवर्तन, यानी कि शहर में कानून की क्या व्यवस्था हो इसके लिए बेहतरीन कार्य किया जाता है, सूचना प्रणाली को बेहतरीन किया जाता है और स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल, इन सब की निगरानी इन डेटा के तहत से किया जाता है। इसके अलावा जो कोई भी स्मार्ट सिटी है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए प्रभावी तरीके से नागरिक सेवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए, जिससे सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सके और पर्यावरण संरक्षण भी संभव हो सके। अब देखिए पर्यावरण संरक्षण इससे कैसे होता है। यह है कि जब रोड बेहतरीन बनेंगी, रोड चौड़ा होगा और जो घर बनाए जाएंगे स्मार्ट सिटी के तहत, तो जैसा कि मिशन में शुरू में 100 शहरों को शामिल किया गया था, है ना, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब पर्यावरण संरक्षण ऐसे होता है कि जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो घर बनाने हैं तो इसका
उद्देश्य ऐसा रखा गया है कि घर की खिड़कियां थोड़ी बड़ी रखी जाएं और ऐसा बनाया जाए कि घर में न्यूनतम बिजली का प्रयोग हो और बड़ी खिड़कियां हों। तो बड़ी खिड़कियां होने से क्या है कि बिजली का खपत कम से कम करेंगे लोग, तो ये पर्यावरण संरक्षण में मदद देंगे। और जैसा कि बताया आपको कि स्मार्ट सिटी योजना में 100 शहरों को चयनित किया गया था और इन शहरों का चयन 5 चरण में किया गया था। तो पहले चरण में 20 शहर थे और इन शहरों को 28 जनवरी 2016 की घोषणा की गई थी, जिसमें पहला शहर भुवनेश्वर था जबकि अंतिम शहर भोपाल था। और अगर हम बात कर लें कि जो स्मार्ट सिटी योजना है तो इसमें सबसे ज़्यादा शहर उत्तर प्रदेश राज्य से हैं और इसके बाद सेकंड नंबर पे तमिलनाडु राज्य आता है जहाँ के 12 शहर हैं और उत्तर प्रदेश से 13 शहर हैं। और आपको बताया कि पहले दौर के विजेता 20 शहर थे जिसे कि 28 जनवरी 2016 को घोषित किया गया था, जिसे पहला शहर भुवनेश्वर था और अंतिम शहर भोपाल था। और दूसरे दौर के शहर में 13 शहर थे जिनका लिस्ट ये है, देख सकते हैं आप, है ना। तो दूसरे दौर के विजेता 13 शहर और तीसरे दौर में 27 शहरों को शामिल किया गया था और चौथे दौर में 30 शहर को शामिल किया गया था और पाँचवें दौर में 10 शहर को शामिल किया गया था। और जैसा कि स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी ये था कि शहरों को कुछ इस तरह व्यवस्थित किया जाए कि लोगों को छोटे छोटे काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह न जाना पड़े। तो कुछ इस टाइप से सिस्टम बैठाना स्मार्ट सिटी का उद्देश्य है ना। और इसीलिए उसी दिन 25 जून को एक और योजना लॉन्च किया गया था, अमृत योजना, जो कि शहरी विकास मंत्रालय के अधीन ही आता है, यानी कि अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। अब क्या है कि एक ही स्कीम से किसी शहर का बेहतरीन विकास उतना हो सकता है पर उतना अच्छा नहीं हो सकता। इसके लिए अमृत योजना भी लॉन्च किया गया था सेम डे। तो इसमें क्या हुआ था कि इसको अमृत मिशन को 500 शहरों में शुरू किया गया था और ध्यान दीजिएगा कि 1 लाख से अधिक वाले सभी शहर इस मिशन के तहत आते हैं। और इसमें जो अमृत योजना था इसमें क्या था कि शहर में पाइप से जल आपूर्ति की जाए, सीवरेज यानी नाली प्रबंधन और सीवेज प्रबंधन इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। और अक्टूबर 2021 में इसके दूसरे चरण अमृत 2.0 को लॉन्च किया गया है। और ये जो अमृत 2.0 है इसका लक्ष्य जो है कि 4700 ULB यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी कि शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा इसका उद्देश्य ये भी है कि जो स्टार्टअप्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर पहल को बढ़ावा देना, ये अमृत योजना के तहत शामिल है ये सभी। इसके अलावा ये है कि जो अपशिष्ट जल हैं उनको उपचारित करके और पुनर्चक्रण करके और इनके पुनः उपयोग से जो शहर हैं उनकी कुल पानी की ज़रूरत का 20% और औद्योगिक मांग का 40% पूरा होने का उम्मीद है ये अमृत योजना के तहत। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ जल निकायों को प्रदूषित होने से बचाने का कार्य करना भी अमृत योजना का एक उद्देश्य है। तो ये था अमृत योजना के बारे में एक छोटा सा जानकारी। और अगला है जो कि डिजिटल इंडिया मिशन, जिसे कि 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था और यह इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय है। और
जो ये डिजिटल इंडिया या डिजिटल भारत मिशन है, तो इसको क्या लॉन्च इसलिए किया गया था कि जो सरकारी विभाग हैं और जो भारत के लोग हैं यानी कि भारत के आम जन हैं उनको एक दूसरे के पास लाया जाए। इसके लिए यह पहल शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य ये है कि बिना कागज़ के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सके और इसका एक लाभ हो भी रहा है। आपको बहुत सारा काम लोग मोबाइल पे खुद करते हैं, है ना। तो डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें तो इसके 3 घटक हैं। पहला है कि डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, यानी कि G2 इस टाइप वाला। और डिजिटल साक्षरता भी इसका एक घटक है। और इसमें क्या होता है कि ये जो डिजिटल इंडिया मिशन है इसके तहत जितने भी जो ये एक प्रकार का अंतर मंत्रालयी पहल है, यहाँ यानी कि यहाँ पे सभी मंत्रालय और विभाग अपनी सेवाएं जनता तक पहुँचाती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवा आदि। मतलब एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, आप जैसे कुछ भी अगर देखना चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में तो आप जाकर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साइट पर जाके आप देख सकते हैं अपने एप्लीकेशन की स्थिति या कुछ भी बहुत सारा चीज़। तो इसीलिए लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया मिशन, ताकि लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर किया जा सके। अब अगर हम बात कर लें कि डिजिटल जो भारत है इसके कुछ स्तंभ भी हैं। पहला ये है कि ब्रॉडबैंड हाईवे का निर्माण किया जाए, यानी कि जो ब्रॉडबैंड है, जो लोगों को डेटा प्रदान किया जाता है, तो उसके लिए बेहतरीन काम किया जाए ताकि लोगों को डेटा की असुविधा ना हो। और दूसरा ये है कि मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच। अब प्रयास किए जा रहे हैं कि हर घर हर गांव 4G से कनेक्टेड हो और लोगों को नेटवर्क बेहतरीन मिले, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़े। और तीसरा है कि पब्लिक इंटरनेट एक्सप्रेस कार्यक्रम। और चौथा है कि ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार किया जाए। मतलब ये है कि जो भी काम है लोगों को पता हो, ये इसका एक स्तंभ है। पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक क्रांति, यानी कि सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। जो भी चीज़ आपने काम करवाया आपको तत्काल आपको पता चल जाता है। और यह है कि सभी के लिए, छठवां जो स्तंभ है वो है सभी के लिए सूचना, यानी कि सभी के लिए जो भी जानकारी आपको चाहिए आपको उस ऑफिस के साइट पर मिल जाएगा। और सातवां इसका स्तंभ है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण। आठवां है नौकरियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, यानी IT सेक्टर में बहुत सारे जॉब हैं। और जो नौवां स्तंभ है वो है अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। और ये जो डिजिटल इंडिया मिशन है इसका उद्देश्य ये था कि भारत को एक ज्ञान भविष्य के लिए तैयार करना और परिवर्तन को साकार किया जाए, यानी कि IT प्लस IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ पे ना ये कहा जा रहा है कि इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बराबर IT, यानी कि इंडिया टुमारो, यानी कि आने वाले कल को साकार करना डिजिटल इंडिया मिशन का एक बेहतरीन उपलक्ष्य है, ये बेहतरीन लक्ष्य है। इसके अलावा परिवर्तन को लाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना, ये डिजिटल इंडिया मिशन का लक्ष्य है। अब अगले स्कीम की तरफ बात कर लें। अगला स्कीम है जो 10वां अपना योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे कि 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। और ये किसान कल्याण एवं कृषि मंत्रालय के द्वारा ये कार्यान्वित किया जाता है। तो इसको लाने का उद्देश्य ये था कि ठीक है, कृषि में सिंचाई तो हो ही रहा है पर इसको थोड़ी और अच्छे से किया जाए, यानी कि प्रत्येक बूंद हम अधिक फसल उत्पादन लेने की कोशिश करें और ग्रामीण समृद्धता को बढ़ाया जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पानी की बर्बादी को कम किया जा सके। तो इसमें क्या है कि फील्ड स्तर पर सिंचाई में निवेश को प्रोत्साहन करना इसके लिए कार्य है, जिसके लिए बहुत सारे मशीनरी वगैरह दिए जा रहे हैं स्कीम के तहत। और यह है कि जो खेत बचे हुए हैं जहाँ सिंचाई नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ भी सिंचाई की व्यवस्था करना और उचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से
जल के बेहतर उपयोग के लिए जल संसाधन का जितनी दक्षता से हो सके उतनी दक्षता से उपयोग करना, इसके अलावा जल का संचयन करना, जल का प्रबंधन करना और किसानों के लिए फसल संयोजन और ज़मीन करना, और ज़मीनी स्तर के कर्मचारियों को उनके पास भेजना और उनको बताना कि कैसे कार्य करना है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसके कुछ घटक हैं। तो इसके 3-4 घटक हैं। पहला ये है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी कि AIBP, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। इसमें ये है कि राष्ट्रीय परियोजनाएं जो कि चल रही हैं उनको चलना ही है और उनके द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने पर फोकस करना है। दूसरा है कि हर खेत को पानी पहुंचाया जाए। अब कुछ है कि लघु सिंचाई के माध्यम से नए जल स्रोतों का और जो जहाँ पे जल संग्रहण किया जा रहा है उनका मरम्मत किया जाए, और सुधार और नवीनीकरण ये सब शामिल हैं। और प्रति बूंद अधिक फसल इसका एक लक्ष्य रखा गया है, और पंधारा का विकास करना भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक लक्ष्य है। अब जो अगला स्कीम है उसकी बात कर लें, वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसे कि 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, और यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है। और इसके तहत क्या हुआ था कि इस योजना में वर्ष 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी, और इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार दिलाना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ चुके हैं। तो इसमें क्या है, ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसके तहत 3 महीना, 6 महीना और 1 साल के लिए नामांकन होता है, और जब व्यक्ति ये कोर्स करते हैं और कोर्स पूरा करने के बाद इनको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है जो पूरे देश में मान्य होता है। और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। उस दिन विश्व युवा कौशल दिवस था। तो विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लॉन्च किया गया था। और तो बस इतना ही है ये, और मेन आपको वही तारीख याद रखना है, उनके कार्य क्या क्या हैं ये ध्यान रखना है। तो बस यहीं तक, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।